पुरानी तरफ लौट रहे हैं, डेब्यू और कई सारी चीजों के साथ। आप क्रिकेट की तरफ लौटे, इस दौरान कोई मेमोरी, कोई चीज आप शेयर करना चाहें? जी, मेमोरी यही होता था कि जैसे ही स्कूल खत्म होता था, हम लोग हमारे स्कूल में एकेडमी होती थी, तो हम वो सोचते मैं ज्यादातर सोचता था कि जब भी स्कूल खत्म हो मैं जाके एकेडमी में प्रैक्टिस करूं। तो ऐसा था हम हम्म। लोगों का। और आफ्टर रिटायरमेंट भी ऐसा लगता है कभी कभी, जैसे हमारे सोसाइटी में कभी बच्चे खेल रहे हो तो उनके साथ जाके खेलता हूँ। तो वो बॉल पकड़ना, बैट पकड़ना, वो कभी भी मतलब स्पेशल होता ही है। मरते दम तक वैसा ही रहता है। वो जो रहता है एक फीलिंग, वो कभी जाता नहीं है। अच्छा, क्योंकि जब से मुझे इस बारे में जानकारी मिली कि आपसे बातचीत करनी है, आपका बेस्ट मोमेंट क्या है? आप लगातार कहते हैं जो टेस्ट कैप आपको मिली वो आपका बेस्ट मोमेंट है। अलावा कई सारे मोमेंट है, जैसे मुझे आईपीएल याद आता है। क्या क्या वो सारी चीजें? आपका वॉइस क्या आ रहा है एक्चुअली? क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? क्वेश्चन, हाँ हाँ, क्वेश्चन फिर से दोहराएंगे प्लीज। मैं प्रज्ञान भाई ये कह रहा था कि मोमेंट्स आपके करियर के मुझे दो तीन बहुत अच्छे तरीके से याद आते हैं, चाहे वो आईपीएल का पर्पल कैप हो, चाहे आप अपनी टेस्ट कैप को लेकर बातचीत करते रहते हैं, आपका मुंबई के साथ 2 बार चैंपियनशिप जीतना हो, डेक्कन चार्जर्स के साथ हो, उधर आपका लास्ट मैच में 10 विकेट हो, बहुत सारी चीजें हैं। आपको आपको इनमें से ये सारी चीजें आप गो थ्रू करते हैं, या कोई अदर परफॉर्मेंस, जैसे वो आपकी बैटिंग का परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा चर्चा में रहता है जो आपने वीवीएस लक्ष्मण के साथ किया था। इन सारी चीजों में से कोई एक ऐसी मेमोरी है जिसको आप बहुत ज्यादा चेरिश करते हैं, जो टॉप ऑफ द लिस्ट रहती है हमेशा? नहीं, जैसे कि मैं बार बार कहता हूँ, टॉप ऑफ द लिस्ट तो टेस्ट क्रिकेट खेलना था मेरे लिए। टेस्ट डेब्यू हम्म। करना, जब मुझे टेस्ट कैप मिला तो वो मेरे लिए बेस्ट था। लेकिन उसी के साथ मैं हमेशा बिलीव करता था कि जब भी मुझे मौका मिले मैं टीम को जिताऊं। हम्म। वो वो मेरे दिमाग में हमेशा चलता था कि मुझे मैचेस जिताने हैं। जी। और खास उस दौरान जब आप बैट से भी कॉन्फिडेंट तौर पर एक स्पेशल फीलिंग रहती होगी, क्योंकि टीम शायद आपसे ये एक्सपेक्ट करती होगी कि प्रज्ञान ओझा अगर हमें गेंद से विकेट दिला सके ज्यादा से ज्यादा तो वो बहुत ज्यादा बढ़िया है। लेकिन ये तो एक बोनस हो गया, मतलब वो कहते हैं हम कि चेरी ऑन द केक, कि भाई बैट से भी कंट्रीब्यूट किया और एक क्रंच सिचुएशन में, क्रंच गेम में। उस गेम के बारे में आप थोड़ा सा, अगर हमारे जो आपके फैंस हैं उनको, उनके साथ कोई मेमोरी शेयर करना चाहें? देखिए, आप जब अपने कंट्री के लिए खेल रहे हो या अपने स्टेट के लिए खेल रहे हो या कोई भी टीम के लिए खेल रहे हो, आप ये नहीं कह सकते कि मैं बॉलर हूँ, मुझे सिर्फ बॉलिंग ही करनी है। आप टीम में हैं, आप बॉलिंग साथ में करते हैं, बैटिंग साथ में करते हैं, तो आपको जो भी रोल दिया जाता है उसको निभाना पड़ता है। तो मैं यही सोच के खेल रहा था कि अगर मेरी बैटिंग आई तो मैं वहां जाके जो मेरा बेस्ट है वो मैं करूंगा। हम्म। तो ऐसा हम्म। हुआ कि हम वो टेस्ट मैच जीत गए, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी और ज्यादा ये भी थी कि जिस तरीके से ईशांत ने लक्ष्मण भाई का साथ दिया था, मैं ये सोच के हम्म। चल रहा था कि अगर इन ये दोनों ने इतना अच्छा कंट्रीब्यूशन किया है और हम इतने नजदीक है टेस्ट मैच जीतने के, तो मेरी वजह से कोई गलती ना हो। उसके बाद आप ड्रेसिंग रूम थोड़ा सा कॉलर वॉलर चढ़ा के गए कि चलो भाई जिता दिया है, मतलब थोड़ा सा नहीं नहीं, एक्चुअली कॉन्फिडेंस आ एक्चुअली जाता है अगर अपने आप, आप में? हाँ, वो खुशी तो बहुत थी, लेकिन जब मैं उससे पहले मेरी तबीयत हम्म। बहुत खराब थी, मुझे एक्चुअली सलाइन लगा था। आप अगर वो फोटो हम्म। ध्यान से देखेंगे तो मेरे राइट हैंड पे एक छोटा सा वो बैंडेज बैंडेज है। लगा हुआ है, क्यों? जी। हाँ। हम्म। तो मेरी तबीयत खराब थी, बहुत तेज की बुखार थी मुझे। तो मैं जैसे अंदर गया अपना नॉर्मल बिहेव कर रहा था। उसके बाद थोड़ा रेस्ट लिया मैंने, क्योंकि मेरी हालत बहुत खराब हो गई थी। लेकिन ये हिस्ट्री बताती है कि जब हैदराबाद से आए हुए खिलाड़ी जो है वो तबीयत उनकी खराब रहती है तो ज्यादा बेटर खेलते हैं। इफ यू रिमेंबर दैट इनिंग्स ऑफ 281 फ्रॉम वीवीएस लक्ष्मण इन ईडन गार्डन, उस दिन सबको पता है कि उनकी कमर में कितना भयानक दर्द हो रहा था उस पारी को खेलते हुए। लेकिन उन्होंने मतलब अपने करियर की क्या, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इनिंग्स ऑफ क्रिकेट को आप कंसीडर कर सकते हैं। अच्छा, मुझे लेकिन उसके बाद एक कॉन्फिडेंस तो आया होगा जब
जैसे वहां पे वो ड्रेसिंग रूम हम सबको याद है, मतलब उसमें बड़े से बड़े बल्लेबाज रहते थे, राहुल द्रविड़, सचिन तेंदुलकर, सौरभ गांगुली, नहीं सौरभ दादा दादा तब तक रिटायर कर चुके थे। तो ये सारे जो बड़े बड़े बल्लेबाज थे, इन लोगों ने कोई कॉम्प्लीमेंट दिया होगा तो निश्चित तौर पे अच्छा तो लगता होगा कि भाई जिनको आइडल मानती है दुनिया, वो मेरी बल्लेबाजी की आज तारीफ कर रहे हैं। देखिए, ऐसे इंडिविजुअली तारीफ नहीं होती है, लेकिन सारे खुश थे, सारे, ये एक अलग सा पॉजिटिव एनर्जी चल रहा था। देखिए, जब हम्म। नीचे क्रम के बल्लेबाज जाते हैं बल्लेबाजी करने और जिता के आते हैं, मेरा तो खैर बहुत छोटा सा रोल था, लेकिन ईशांत ने जिस तरीके की बल्लेबाजी की थी वो कमाल की थी। और हम्म। वो एक मतलब एक जो पार्टनरशिप बनी लक्ष्मण भाई की और ईशांत की, तो वो क्रूशियल थी। मैंने सिर्फ फिनिशिंग टच दिया था, मैंने एंड में जाके जो भी 3-4 रन जो भी बनाए मैंने, लेकिन मेहनत लक्ष्मण भाई की थी और ईशांत की। लक्ष्मण भाई वो मैच में भी आप देखेंगे तो उन्होंने मतलब सुरेश रैना को बुलाया था उनके लिए बाय रनर बनने के लिए, क्योंकि तभी भी हम्म। उनकी बैक खराब थी उनकी। बिल्कुल। मतलब बहुत कम लोग जानते हैं कि उनकी बैक अचानक से स्पैज्म में चली जाती थी। मुझे लगता है हम्म। काफी बार उन्होंने स्पैज्म बैक के साथ खेला है और मैच जिताया है। और उनका जो आर्ट है, मतलब क्रिकेटर से अगर आप बात करेंगे आपको पता चलेगा, टेल एंडर को या लोअर ऑर्डर बैट्समैन को साथ में लेकर हमेशा फोर्थ इनिंग्स में टीम को जिताना और वो जो स्कोर करना, वो बहुत बहुत कम लोगों को आता है। और उसमें लक्ष्मण भाई ने एक मास्टरी किया था, मैं कह सकता हूँ। अगर मैं 2009 डेक्कन चार्जर्स चैंपियन बनती है, आप उस टीम के सदस्य होते हो, वो एक्सपीरियंस कैसा था? क्योंकि वो एक कंप्लीट अलग तरह की क्रिकेट शुरू हो चुकी थी इंडिया में। 2008 आईपीएल आ चुका था, शुरुआत में राजस्थान रॉयल चैंपियन बन गई, उसके बाद टूर्नामेंट साउथ अफ्रीका जाता है और अचानक से, देखिए कैलिबर तो डेक्कन चार्जर्स में था, उनके पास बड़े बड़े खिलाड़ी भी थे, हर कोई प्रिडिक्ट भी कर रहा था, लेकिन आईपीएल एक ऐसा गेम बनता चला जा रहा था जहां पे जो आप प्रिडिक्ट कर रहे थे वो चीजें हो नहीं रही थी। तो आप किस तरह से देखते हैं उस पूरी की पूरी जर्नी को, खास तौर पे आईपीएल का बाहर जाना और वहां पर फिर डेक्कन चार्जर्स का चैंपियन बनना और आपका उस टीम का सदस्य होना? देखिए, आप 2008 से लेकर अब तक अगर आईपीएल देखेंगे, बहुत चेंज हो चुका है हम्म। क्रिकेट। हम्म। स्पेशली आईपीएल हम्म। में, फ्रेंचाइजी क्रिकेट में या टी20 ले सकते हैं, तो उसका हम्म। इन्फ्लुएंस भी वनडे क्रिकेट और टेस्ट क्रिकेट में भी आ चुका है। जब ऑब्वियसली। 2008 में जब डेक्कन चार्जर्स की टीम बनी, तो ऑन पेपर हम्म। वन ऑफ द बेस्ट टीम थी। लेकिन जी। एक टीम को सक्सेसफुल होने के लिए सिर्फ पेपर पे नाम रहना जरूरी नहीं होता है। आप किस तरह से एक दूसरे के साथ बॉन्ड करते हैं, किस तरीके से आप मतलब एक दूसरे को हेल्प कमराडरी करते हो। शायद। हाँ, बिल्कुल। तो जी। वो बनने के लिए बहुत जरूरी था साथ में थोड़ा समय बिताया जाए। तो हम 2008 के बाद फिर 2009 में हम थोड़ा जल्दी चले गए थे साउथ अफ्रीका, जहाँ पे टीम बॉन्डिंग हुई, काफी सारे प्रैक्टिस सेशंस हुए साथ में, फिर टीम डिनर्स, ये सब। तो एक बार जब आप एक दूसरे के साथ वो कंफर्ट जोन में चले जाते हैं, तो फिर टीम को बहुत बेनिफिट होता है। मतलब इससे आप ये भी बात बता रहे हैं कि 2008 में शायद वो इनिशियल स्टेज था, सब बहुत सारी चीजें बहुत नई थी, हर प्लेयर नया था एक दूसरे के लिए, और ये अपनी तरह का पहला टूर्नामेंट था, तो वो शायद जेलिन होने में थोड़ा सा टाइम लगा, और जब तक टाइम लगा तब तक टूर्नामेंट निकल चुका था। जी, जी, बिल्कुल। तो फिर 2009 में हम वापसी किए, उसके साथ जिस तरीके की शुरुआत की, मुझे लगता है जब आप लंबा टूर्नामेंट खेलते हैं, कोई भी लंबा टूर्नामेंट, आईपीएल जैसे होता है 40 डेज 45 डेज का टूर्नामेंट होता है, तो मोमेंटम बहुत इंपॉर्टेंट बिल्कुल। होता है। आप जिस तरीके का मोमेंटम हम्म। पकड़ते हैं, वो आपको जीत की ओर ले जाता है या फिर हार की ओर ले जाता है। क्योंकि ऐसे अच्छा। टूर्नामेंट्स में हर जी। दूसरे दिन तीसरे दिन जब मैचेस होते हैं, तो आपको एक रिदम पकड़ना होता है। अगर आप जीतने का रिदम पकड़ लेते हैं, तो आपको कोई हरा नहीं सकता है। हालांकि एक दो मैच इधर उधर होते हैं, लेकिन एक आप फ्लो में रहते हैं, वो फ्लो मेंटेन करना बहुत जरूरी होता है। हम्म। बिल्कुल। अच्छा, इस दौरान आप दो अहम क्रिकेटर्स जो आज के कहीं ना कहीं इंडियन क्रिकेट के स्टॉलवर्ट्स हैं, उनसे आपकी मुलाकात होती है। 2011 का टूर मुझे याद आता है, जब आप और विराट कोहली अलग से जाते हैं इंग्लैंड, अगर मैं सही हूं तो मुझे आप बताइएगा। हाँ, हाँ, और हाँ। 2009 का वो टूर्नामेंट जिसमें रोहित शर्मा आपकी टीम में रहते हैं एज एन आईपीएल चैंपियन टीम। इन दोनों के करियर को अगर आप देखें, मैं एक एक करके जानना चाहूंगा। पहले रोहित शर्मा के साथ किस तरह से वो इनिशियल फेज रोहित शर्मा का कैसा था? उस समय वो बॉलिंग भी बहुत करते थे, उन्होंने शायद हैट्रिक भी ली थी उस सीजन,
या डेक्कन चार्जर्स के लिए उन्होंने हैट्रिक ली थी, ये मैं श्योर हूं। जी जी। और फिर उसके बाद रोहित शर्मा मुंबई आ जाते हैं, आप भी मुंबई इंडियंस के साथ जुड़े थे, 2 सीजन चैंपियन भी रहे, एक बार चैंपियंस लीग भी जीते। रोहित शर्मा एज अ प्लेयर 2009 और आज 2020 कैसे देखते हैं आप क्योंकि आपने बहुत क्लोज से देखा है। रोहित हमेशा टैलेंटेड था। मुझे लगता है वो एक एडेड रिस्पॉन्सिबिलिटी जो उसे दिया गया, तो उसके बाद वो हम्म। अलग ही प्लेयर बना। आप डेक्कन चार्जर्स में भी देखें, उसका सक्सेस रेट ज्यादा बढ़ा क्योंकि उसे वाइस कप्तान बना गया था 2009 में। हम्म। ये डेक्कन चार्जर्स का वाइस हम्म। कैप्टन रोहित शर्मा था, डिप्टी जो थे बिल्कुल। गिलक्रिस्ट के। तो थोड़े प्लेयर होते हाँ हैं जी। जिनको आप एडेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज देते हैं तो वो फिर निखर के बाहर आते हैं। तो कुछ हम्म। इस तरीके का हुआ रोहित के साथ। और विराट मुझे लगता है वो वनडे क्रिकेट में डे वन से अपने कंफर्ट जोन में थे। हालांकि उन्होंने इम्प्रूव बहुत अच्छा किया है, लेकिन आप देखेंगे तो डेब्यू मैच से लेकर वो कभी फ्लॉप नहीं हुए थे। 30-40 रन इजीली बना रहे थे, हम्म। तो उसको उन्होंने कन्वर्ट करना सीख लिया बहुत जल्द। हम्म। इन 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 दोनों का ये जो राइज है, इसके पीछे आप बड़ी वजह क्या मानते हैं? मतलब रोहित शर्मा, आपने बताया जैसा रोहित शर्मा के आप एडेड रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके ऊपर डालेंगे तो रोहित शर्मा निखर कर सामने आते हैं। विराट कोहली के साथ क्या था? कोई आपको एक ट्रिगर मुझे मोमेंट लगता है लगता है उनके करियर दोनों, में जहां से जो भी आपको जो लगा भी कि यार बड़े यहां प्लेयर से हैं, ये खिलाड़ी पूरी तरह से बदल गया? हम्म। जो जो भी जो भी बड़ा प्लेयर बनता है, वो भूख होती है, हम्म। वो जी। हंगर, वो हम्म। भूख कितनी है आप तो वो में, आप वो मानते हैं कि इम्पोर्टेंट हंगर हो है जाता विराट? है। बिल्कुल बिल्कुल। एक प्लेयर तभी जाना जाता है, वो बड़ा प्लेयर तभी बनता है जब उसकी भूख बड़ी होती है। आप देखिए, मैं एग्जांपल देना चाहूंगा, राहुल भाई जब पाकिस्तान में उन्होंने डबल 100 कुछ मारा था, नेक्स्ट डे वो नेट्स में थे, बिल्कुल। नेट्स में वाह। अपना नॉकिंग कर रहे थे। तो ये दर्शाता है कि हम्म। कोई माइलस्टोन या फिर कोई अचीवमेंट उनको ये नहीं कहता है कि वो एक स्तर में पहुंच गए। वो सिर्फ, उन्हें सिर्फ खेलना है, उन्हें प्यार सिर्फ खेलने में, हम्म। और उन्हें रन्स बनाते जाना है अपने टीम के लिए। तो कुछ ऐसा ही था। रोहित आप देखिए कंसिस्टेंट हो गए हैं, विराट हमेशा से ही कंसिस्टेंट थे। और सबसे मुझे दुख ये होता है कि लोग जो राइवलरी की बात करते हैं, अगर दो लड़के हिंदुस्तान के लिए खेल रहे हैं तो वो राइवल कैसे हो गए? और दो नहीं, जब, यहाँ तो आजकल आजकल प्रज्ञान भाई मैं आपको बताऊं, यहाँ तो दो गैंग बन गए हैं, एक है रोहिटियंस का और एक है विराटियंस का। नहीं नहीं नहीं, एक मैं कहता है ये सब विराट नहीं सबसे आगे। मानता, ये नहीं मानता यार। हम्म। ऑब्वियसली। सोशल मीडिया तक ठीक है, लेकिन मुझे भी लगता हम्म। है दोनों के दिमाग में भी ऐसा नहीं होगा कि ये क्या है वो क्या है। वो तो यही सोच रहे होंगे कि बिल्कुल। कैसे आगे बढ़ना है, कैसे टीम को नंबर वन स्तर पे कंटिन्यूअसली मेंटेन करे रखना है। और प्रज्ञान भाई, जबकि आप जिस जनरेशन में खेले हो उसमें तो 4-5 बड़े बड़े बैट्समैन थे, तब भी ऐसी कोई राइवलरी नहीं देखने को मिलती थी कि राहुल नहीं द्रविड़ के नहीं, फैंस सचिन तेंदुलकर के फैंस को ये कह रहे हैं कि, है ना, इस तरह की कोई चीज तब भी नहीं थी। एक बार हुआ था जब 2009 में हम लोग हम्म। T20 वर्ल्ड कप इंग्लैंड में खेलने गए थे। तो हम लोग सारे प्रैक्टिस कर रहे जी। थे, सडनली न्यूज ये आया कि एमएसडी और वीरू और भाई के वीरेंद्र बीच में सहवाग के कुछ बीच। कुछ अनबन चल रही है। तो सारे प्रैक्टिस कर रहे थे, हम लोग सब हम्म। हैरान थे। मुझे याद है सारी टीम वहां पे प्रेस कॉन्फ्रेंस में गई, और सारी टीम खड़ी हुई वहां पे। उन्होंने कहा कि दिस इज नॉट डन करके, फिर बिना कुछ बात किए वापस आ गई थी। नहीं, लेकिन ये खबर लाया कौन आप तक? सारे प्लेयर्स को ये पता कैसे चला? मीडिया मैनेजर के थ्रू पता चला? और नहीं नहीं, फिर एम एस देखिए धोनी ने क्या देखिए कन्वे किया? क्योंकि एम एस धोनी देखिए पूरी टीम को देखिए, परेड करा के ले गए नहीं नहीं, एम एस धोनी लेके नहीं गए थे, ये पूरी टीम की निर्णय थी। थे। एम एस धोनी ने, ये सारे अच्छा, टीम ये ने पूरी डिसाइड टीम का किया। निर्णय था। सारे टीम हाँ। जो सीनियर प्लेयर थे, सारे टीम मतलब जो सारे सीनियर प्लेयर थे, साथ में बात किए, कोच भी सहमत थे। तो वो वहां पे गए, और उन्होंने ये दर्शाया कि जब हम वर्ल्ड कप खेलने आए हैं, इस तरीके की अफवाह जो फैल रही है ये सही नहीं है, क्योंकि ऐसा कुछ था भी नहीं। हम्म। तो मुझे कहीं ना कहीं लगता है कभी कभी चीजें आउट ऑफ प्रोपोर्शन ब्लो हो जाती हैं, जो कि होता नहीं है।
एक प्रज्ञान भाई, निश्चित तौर पर मैं जानना चाहूंगा, 2011 के बाद से आपका जो करियर रहा है वो फिर मुझे लगता है कि उसको एक जैसे ही फ्लाई मिलने की कोशिश की गई, तब तक फिर हम 2014-15 के दौर में आ जाते हैं। ये इसको आप किस तरह से देखते हैं? मतलब आपका परफॉर्मेंस, अब कल ही मैं आपको बताऊं, दानिश कनेरिया से बात कर रहा था, तो उनका केस हालांकि बहुत उल्टा है, उनके उनके ऊपर चार्जेस भी अलग अलग है, लेकिन स्टार्ट वाइज अगर मैं सिर्फ बात करूं तो वो खिलाड़ी भी विकेट लेता था, विकेट लेता जा रहा था, पाकिस्तान में दरकिनार कर दिया गया। मैं उससे आपको कंपेयर नहीं कर रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि प्रज्ञान ओझा जो है, प्रज्ञान ओझा उस समय पे लगातार विकेट्स ले रहे थे, और आपका लास्ट टेस्ट मैच भी सबको याद है, आपने 10 विकेट लिए थे। मैं उस तरफ नहीं ले जा रहा हूं आपको, मैं ये पूछना चाह रहा हूं कि जब एक खिलाड़ी अच्छा कर रहा होता है, देखिए अगर कोई खराब कर रहा हो और उससे टीम ड्रॉप कर दे, तो खिलाड़ी खुद को समझा लेता है कि यार मेरा परफॉर्मेंस अच्छा नहीं हो रहा है, मैं डोमेस्टिक में जाऊंगा, अच्छा करूंगा, वापस टीम में आऊंगा, कौन मुझे बाहर कर सकता है। लेकिन जब एक खिलाड़ी अच्छा कर रहा हो और तब भी उसे बाहर कर दिया जाए, फिर एक खिलाड़ी अपने आप को मोटिवेट कैसे करता है? और ये सवाल मैंने कुलदीप यादव से भी किया था, क्योंकि सिडनी टेस्ट में उन्होंने 5 विकेट लिए, उसके बाद से अब तक उन्होंने कोई दूसरा टेस्ट नहीं खेला है। देखिए, ये बहुत सिंपल है। जब आप अपने कंट्री को खेलना चाहते हैं, जब आपको आपके ड्रीम को अचीव करना है, किसी ने गारंटी तो नहीं दिया है कि मतलब हर चीज आपको आसानी से मिल जाए, और ऐसा कोई गारंटी भी नहीं है कि आप अगर परफॉर्म कर रहे हैं तो आपको सिलेक्शन किया जाए। मैं ये कि आप क्रिकेट इसलिए खेल रहे हैं कि आप ये स्पोर्ट्स को चाहते हैं। आप क्रिकेट इसलिए खेल रहे हैं कि आपको ये क्रिकेट से प्यार है, आपको ये करना पसंद है, आपको अपने देश को जिताना है। लेकिन गारंटी ऐसा कुछ नहीं है कि आप अगर 10 विकेट लें, 15 विकेट लें या 20 विकेट लें, आपको ही सिलेक्ट करना चाहिए। देखिए, मैं ये मानता हूँ लेकिन कि प्रज्ञान हाँ, भाई, आपका एक ड्रीम उस होता समय पे जैसे जो, जी, आपका जो ड्रीम होता है वो जी प्रज्ञान आप भाई बोलिए आपको बोलिए। ही फुलफिल करना होता है। आप सिर्फ परफॉर्म कर सकते हैं। सिलेक्शन आपके हाथ में है नहीं। और जब भी मुझे मैंने देखा है, जब भी कोई सिलेक्शन के बारे में सोचता है, जब भी कोई उस चीजों पे ध्यान देता है, तो उसका परफॉर्मेंस नीचे जाता है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि आप अपना क्रिकेट खेलते रहें, अपना परफॉर्मेंस देते रहें। बाकी जो होना है उसे छोड़ दें, क्योंकि थोड़ी चीजें ऐसी होती हैं जो आपके हाथ में नहीं होती है, तो आपके कंट्रोल में लेकिन बिल्कुल नहीं होती है। क्या आपने उस दौर में बात करने की कोशिश की किसी से? कृष्णमाचारी श्रीकांत अगर हो, सिलेक्शन कमेटी के हेड हुआ नहीं, करते थे, उसके बाद सुदीप मैं पाटिल को किसी जाना से था। बात कर मैं बिलीव नहीं रखता। मैं बिलीव नहीं करता किसी से बात करूं। हम्म। हाँ, कभी कभार अगर कुछ कंफ्यूजन होता था तो मैं सीनियर प्लेयर से बात करता था, जैसे वीवीएस लक्ष्मण हो गए या फिर एमएस धोनी हो गए। उनसे पूछ लेता था कभी क्या करना है, कैसे इम्प्रूव करूं। लेकिन मैंने कभी कोई सिलेक्टर से बात नहीं की, कभी उनसे कुछ पूछा नहीं, किया नहीं। क्योंकि मैं कभी ये आपने ये बिलीव भी नहीं जानना करता। नहीं चाहा कि मैं अच्छा कर रहा हूं तब भी मुझे टीम में क्यों नहीं रखा जा रहा है? ये भी जानना नहीं चाहा कभी आपने? नहीं, मैं ये सब चीजों में बिलीव नहीं करता। मैंने जैसा कि आपको कहा कि ओके। सिलेक्शन अपने हाथ में नहीं होता है, अपने हाथ में होता है परफॉर्मेंस करना। हम्म। तो मैं उस चीज में ज्यादा बिलीव रखता हूँ। अच्छा, क्योंकि आपने मैं बहुत थोड़ा सा और वक्त लूंगा आपका। एमएस धोनी के बारे में आपने कहा, एमएस धोनी के अराउंड जो चर्चा चल रही है इस वक्त पे, आप कैसे देखते हो उसे? मैं आपका टेक जानना चाहता हूँ। कुछ लोग कह रहे हैं, जैसे हरभजन सिंह का एक बयान आया था, उन्होंने कहा कि एमएस धोनी जो है वो ब्लू जर्सी में अपना लास्ट मैच खेल चुके हैं। रायना भाई को मैं सुन रहा था, हरभजन सिंह के, माफ कीजिएगा, दीपक चाहर से बात हो रही थी, तो वो कह रहे थे धोनी भाई बहुत फिट लग रहे हैं, बड़े बड़े छक्के मार रहे हैं, वो आईपीएल में अच्छा करेंगे और आ सकते हैं इंडिया में। आप किस तरह से देखते हैं इसको, महेंद्र सिंह धोनी को लेकर जो बातचीत चल रही है, उन्हें सन लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए? व्हाट डू यू थिंक? देखिए देखिए, जैसा कि मैंने कहा, सिलेक्शन अपने हाथ में नहीं होता है, अपने हाथ में परफॉर्मेंस होता है। उसी हम्म। तरीके से जो रिटायरमेंट जो होता है वो पर्सनल डिसीजन होता है। अगर प्लेयर को लगता है कि वो और खेल सकता है तो वो खेलते हैं। अगर उन्हें लगता है कि वो नहीं खेल सकते हैं तो वो अनाउंस कर देते हैं रिटायरमेंट। हम्म। तो उसमें ऐसा कुछ है नहीं कि आपके लिए कोई और अनाउंस करेगा। ऑब्वियसली। मुझे नहीं लगता कभी बीसीसीआई या फिर आपका स्टेट एसोसिएशन आपको बोलेगा कि आपको रिटायरमेंट लेना पड़ेगा। हाँ, वो बोल सकते हैं कि हम शायद आगे, जैसे कि एमएस के प्रसाद ने कहा था कि वी आर मूविंग अहेड ऑफ दिस। तो ये वो हम्म। उनका निर्णय था, लेकिन एमएस धोनी का निर्णय एमएस धोनी का निर्णय है। वो उन्हें जब सही लगेगा वो सही समय पे अपने सही निर्णय लेंगे। तो उस चीज को मैं या फिर कोई भी दुनिया में बोलेगा तो वो उस मायने नहीं रखता है। एमएस धोनी क्या सोच रहे हैं वो इम्पोर्टेंट है। प्रज्ञा भाई, एक चीज जो मैं आपसे जानना चाह रहा था, 2014 में जब आपने आखिरी टेस्ट खेला और 2020 में आकर आपने इसी साल रिटायर लिया,
इन इन 5-6 सालों में आप सोच रहे थे कि क्या मेरे पास कोई एक वापसी का भी मौका है भारतीय टीम में, या सिर्फ आप इंजॉय करते थे खेलना, हमेशा खेलना चाहते थे इस वजह से खेल रहे थे? आप बिहार भी गए और आपने देखिए लगातार खेलने देखिए की कोशिश की ज्यादा मैं से जब ज्यादा। तक मैं हैदराबाद के लिए खेला, मैं बंगाल के लिए खेला, फिर उसके बाद मैं हम्म। खेला फिर वापस आया हैदराबाद के लिए खेलने के लिए। जब तक मैं वहां तक था, तब मेरे मेरे जहन में यही थी कि मुझे हम्म। कम बैक करना है, मुझे अच्छा परफॉर्मेंस देना है, क्योंकि एलिट में खेलना बहुत जरूरी हो जाता है। लेकिन मैं जब बिहार खेलने गया, हम्म। मेरे मेरे माइंड में ये था कि मुझे एक एग्जाम्पल सेट करना है। 18 साल के बाद बिहार जैसी टीम एक आ रही है, फिर उन्हें एफिलिएशन मिल रहा है, बिल्कुल। सीनियर टीम खेल रही है, तो हम्म। मेरा ध्यान यही था कि मैं जितना हो सके, जितना भी एक्सपीरियंस है, मैं उनके साथ शेयर करूं और थोड़ा बहुत क्रिकेट एंजॉय करूं। जब मैं बिहार के लिए खेलने गया, तभी मेरे दिमाग में नहीं था कि मैं इंडियन टीम में कम बैक करूंगा। क्या आप मुझे वो मोमेंट पिन पॉइंट कर सकते हैं जब आपको लगा कि यार बस अब मैं इंडिया के लिए वापस नहीं जा सकता? मतलब मैं साल के अकॉर्डिंग आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि नहीं कौन नहीं सा नहीं, वो ऐसा साल, या। नहीं नहीं, ऐसा जी। नहीं होता है। जैसा कि मैंने कहा, जैसे हम्म। हम्म। मैं हैदराबाद के लिए खेला, फिर बंगाल के लिए गया, फिर आके हैदराबाद के लिए खेला। हम्म। लेकिन उसके बाद जब मैं बिहार के लिए खेलने जा रहा था, तो मुझे समझ में आ गई थी कि नहीं, अब यहाँ से बिहार जब डी ग्रुप में है, वहां से आप इंडियन टीम खेलना मुझे नहीं लगता है। तो मैंने तब धीरे धीरे मैं ये सोचा कि मैं थोड़ा सा नए लड़कों को थोड़ा मेंटरिंग करूंगा, और जो भी मेरा एक्सपीरियंस है उनके साथ शेयर करूंगा। फिर उसके बाद देखता हूँ क्या होगा। फिर मेरी किस्मत खराब थी, मैं इंजर्ड हो गया, शोल्डर में थोड़ा टेयर नहीं। हुआ फील्डिंग के टाइम। तो फिर मैं बिहार के लिए ज्यादा खेल नहीं पाया, लेकिन लड़कों के साथ हम्म। मैं अभी भी टच में हूँ। अगर उन्हें कुछ जरूरत होती है, तो मैं जितना भी मेरा नॉलेज है शेयर करता हूँ उनके साथ। प्रज्ञा में रिग्रेट होता है अभी? क्या ये रिग्रेट शब्द कहना भी सही होगा, या फिर आप इंजॉय करते हैं जितना मिला? आपने इतने बड़े बड़े मोमेंट शेयर किए हैं। सचिन तेंदुलकर का लास्ट टेस्ट हो, उन्हीं से आपको कैप भी देखिए मिला था। देखिए T20 हाँ, वर्ल्ड कप का किस्सा आपने सुनाया। देखिए मैं कोई कोई ऑब्वियसली मलाल एक है? क्रिकेटर, कोई नहीं, मलाल है? ऑब्वियसली एक क्रिकेटर हमेशा यही कहेगा कि मैं और थोड़ा खेल लेता तो कंट्री के लिए अच्छा रहता था। हम्म। वो एक हम्म। दिल में रहती है, लेकिन आई एम हैप्पी दैट कि मैं जितना भी खेला, अच्छे से खेला। और आज भी आज भी जितने दोस्त मिलते हैं, मुझे कहते हैं कि यू हैड अ गुड रन फॉर द कंट्री। 100 टेस्ट विकेट मिले, फास्टेस्ट लेफ्ट आर्म स्पिनर टू रीच 100 विकेट्स मेरे कंट्री के लिए। फिर ऑब्वियसली। उसके बाद मैं जब टीम से बाहर गया था, वर्ल्ड नंबर 5 में था आईसीसी रैंकिंग में। तो ये जी सारी चीज बिल्कुल मुझे याद है। और पर्पल कैप प्रज्ञान भाई, पर्पल कैप आईपीएल। जी बिल्कुल, पर्पल कैप भी एक है। तो बहुत खुशी की बात है। मुझे लगता है लाइफ में हम इतने इतने ज्यादा क्या कहते हैं, मतलब ग्रीडी ग्रीडी रिजल्ट लालची। ओरिएंटेड, नहीं नहीं, लालची नहीं, रिजल्ट ओरिएंटेड हो जाते हैं कि हम छोटे छोटे चीजों को एंजॉय नहीं अच्छा। करते हैं। मैं इसलिए मैं हाँ, हाँ। मैं जब जी जी करशन जी। गावरी जी को मिला था, उनसे मैंने सुना दे यूज टू हाँ। एंजॉय एवरी मोमेंट। 80s में 70s में जो क्रिकेट हुआ करता था, हम्म। वो हर मोमेंट एंजॉय करते थे। जब आप एंजॉय करते हैं, तो आपका बेस्ट हम्म। बाहर आता है। तो ऑब्वियसली। आपको एंजॉय करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अभी धीरे धीरे ऐसा हो गया है क्रिकेट में, जैसे कि आप एंजॉय करना बहुत कम हो गया है। इट इज लाइक हाँ, ये मैच जीतना है। थोड़ा ज्यादा मैकेनिकल हो गया है। मुझे लगता है मैं ओल्ड स्कूल हूँ। मुझे लगता है आप थोड़ा सा अगर एक बड़ा टूर्नामेंट जीते हैं या बड़ा टेस्ट मैच जीते हैं, तो थोड़ा सा टाइम लें, एंजॉय इट, उसके बाद आगे बढ़े। मैं ऐसा फील करता हूँ, ये मेरा पर्सनल व्यू है। ओके। सो लास्ट पार्ट ऑफ दिस इंटरव्यू प्रज्ञान भाई, थोड़ा सा एक रैपिड फायर है। आपको जो क्वेश्चन अच्छा ना लगे आप पास कर सकते हैं, लेकिन मैं जी जी। उम्मीद करूंगा कि आप सारे सवालों के जवाब दें। कोई बहुत ज्यादा मैं कंट्रोवर्शियल नहीं है, कोई कंट्रोवर्शियल नहीं 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 नहीं, बहुत ज्यादा नहीं। मैं है। कंट्रोवर्सी में आना भी पसंद नहीं करता, क्योंकि मैं नहीं जिनके नहीं, साथ भी मैं खेला हूँ मैं सारे जानता हूँ मेरे प्रज्ञान भाई, मैं दोस्त हैं। आपका नेचर बहुत अच्छे तरीके से जानता हूँ। नो नो नो, वैसा कोई सवाल है ही नहीं। अगर आपको कोई लगता भी है, इसीलिए मैंने पहले ही बोल दिया, अगर आपको कोई लगता भी है यू कैन से पास। आई वोंट फोर्स यू। श्योर श्योर श्योर। बेस्ट बैट्समैन यू एवर बोल्ड टू? बेस्ट बैट्समैन आई वो बोल टू एवरीबॉडी दैट प्लेड फॉर द इंडियन टीम। उनको नेट्स में बॉलिंग किया, मजा आया। हम्म। सारे। नहीं, ओपोनेंट ओपोनेंट, कम ऑन प्रज्ञान भाई, यू कैन। ओपोनेंट में।
इफ आई कैन से ओपोनेंट ओपोनेंट। ओपोनेंट में मुझे लगता है महिला जयवर्धने, जिनकी वजह से मुझे टेस्ट क्रिकेट में डिसिप्लिन ओके। बॉलिंग का ज्ञान आया। वो इतने अच्छे थे क्योंकि आप जानते हैं ओके। सब कॉन्टिनेंट टीम के अगेंस्ट आप जब खेलते हैं तो वो लोग आप स्पिन बॉलिंग अच्छी खेलते हैं। हम्म। तो उससे क्या होता है, जैसे हम्म। महिला जयवर्धन है, अगर आपने थोड़ा सा डाउन द लेग बॉल ड्रिफ्ट किया तो वो पैडल स्वीप खेलते थे। थोड़ा बाहर बॉलिंग कर दिया आउटसाइड ऑफ तो लेट कट खेलते थे। तो उससे क्या हम्म। होता था ना, इजी सिंगल्स डबल्स बन जाते थे। तो टेस्ट क्रिकेट में ऐसा होता है कि आप तीन चौके दे दे तो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आप अगर कंटिन्यूअसली सिंगल्स डबल्स देते रहेंगे तो प्रेशर बिल्ड नहीं होता है। तो ओके। मैं वहां से सीखा हूं कि आप जब अच्छे बल्लेबाज को बॉलिंग करते हैं, डिसिप्लिन बॉलिंग बहुत जरूरी होती है, क्योंकि हमेशा आपको ऐसी विकेटें नहीं मिलती हैं जहां पे बॉल घूमे या बाउंस हो। तो आपको हम्म। डिसिप्लिन बॉलिंग करनी बहुत जरूरी हो जाती है। और वो जमाना रैंक टर्नर्स का भी नहीं था। मैं इस पे आपका रिएक्शन नहीं चाहूंगा। जी जी जी। आप प्रज्ञान भाई, आई वांट टू नो बेस्ट आईपीएल टीम यू हैव प्लेड फॉर। अगर आप बताना चाहें बेस्ट आईपीएल टीम यू हैव प्लेड फॉर, क्योंकि आप नहीं, मैं दो डेक्कन के लिए भी खेले, आप मैं एमआई के लिए मैं भी खेले। मैं दो टीम के लिए खेला हूँ। दो टीम के लिए हाँ। देखिए, मुंबई इंडियंस और डेक्कन दोनों के लिए मेरी जो है मतलब मेमोरीज बहुत स्पेशल रही हैं। लेकिन अगर ऐसे कहेंगे तो डेक्कन चार्जर्स, क्योंकि वो हैदराबाद की टीम है और एक घर की टीम, हमेशा वो एक फेयर इमोशन इनफ सर, जुड़ा फेयर रहता है। इनफ। हम्म। फेयर इनफ, फेयर इनफ। थैंक यू सो मच। बॉलिंग, अगर आप इनमें से मैं एक ऑप्शन चाहता हूं कि आप चुने, आगे आने वाले समय में आप एक कमेंट्रेटर ही रहना चाहते हैं, या अगर आपके पास एक ऑप्शन आता है कि इफ यू कैन बी अ बॉलिंग कोच फॉर इंडिया, आप चुनेंगे उसे? देखिए, ये मतलब आप ऐसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं जिसके बारे में मैंने कभी सोचा नहीं है। अभी मैंने जैसे कि बार बार कह रहा हूं कि मैं अभी रिटायरमेंट कोई अनाउंस नहीं। किया था, लेकिन तो मैं अभी एक हम्म। कमेंट्री एंजॉय कर रहा हूँ। लेकिन मुझे पता नहीं नेक्स्ट टू ओके। थ्री इयर्स में क्या करूंगा, उसका आइडिया नहीं है। लेकिन फॉर अगेन श्योर फेयर मैं इनफ, कुछ फेयर ना इनफ कुछ तो सर। जरूर सोचूंगा। फेयर इनफ सर, फेयर इनफ, थैंक यू। बेस्ट बॉलर इन द वर्ल्ड, करंटली आपको बेस्ट बॉलर कौन लगता है वर्ल्ड का? बेस्ट बॉलर इन द वर्ल्ड, मुझे यस। विदाउट ही एनी कैन बी डाउट। फ्रॉम इंडिया। ही हाँ कैन बी हाँ, फ्रॉम इंडिया। ही इज फ्रॉम इंडिया। या। जसप्रीत आई बुमराह। नो। जसप्रीत बुमराह। ओके। सो अगर आप इस वक्त पे आईपीएल खेल रहे हो, और मैं अब ये एक हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है, मोस्ट डेंजरस बैट्समैन आपको कौन लगता है आईपीएल में इस वक्त पे आपके लिहाज से? अगर आप बॉलिंग कर रहे हो, सामने कौन सबसे ज्यादा डेंजरस लगेगा? रोहित शर्मा। रोहित शर्मा। ओके। अच्छा, अभी जो नए नए गेंदबाज आए हैं, स्पिनर्स बहुत सारे हैं, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम, अगर आप कोई किसी को देखते हो, यार ये बॉलर बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहा है, हर हर टीम से, मुंबई की टीम से निकल रहा है, राहुल चहर बहुत अच्छी गेंदबाजी कर रहा है, इंडिया भी खेल गया है, अब मयंक मार्कंडे इंडिया भी खेल गया है, उधर अंडर 19 में रवि बिश्नोई है, अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, श्रेयस गोपाल है, अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, हालांकि श्रेयस गोपाल थोड़ा ज्यादा खेल चुके हैं एज कम्पेयर टू दीज थ्री। कोई एक उभरता हुआ नाम जो आपको लग रहा हो, यार ये अच्छी बॉलिंग कर रहा है आजकल? उभरता हुआ स्पिनर, मुझे लगता है राहुल चहर जो प्रॉमिस दिखा रहे हैं बहुत अच्छी है, क्योंकि आप जब मुंबई इंडियन बड़ी टीम के लिए खेलते हैं, अ, हम्म। श्रेयस गोपाल ऑब्वियसली सीनियर है उनसे, लेकिन हम हम्म। बात करते हैं जो कम क्रिकेट खेले हुए लड़के हैं। तो हम्म। राहुल चहर जो है वो मैं मुंबई के लिए खेला हूं, मुझे पता है जब आप वानखेड़े में खेलते हैं तो किस तरीके का प्रेशर होता है, और जब आप लाल मिट्टी के विकेट पे खेलते हैं जहां पे थोड़ा ड्यू गिर जाता है, तो वहां पे आपको कंट्रोल लाना, बॉलिंग में रन ना देना, वो मतलब बिल्कुल आपके कॉन्फिडेंस पे डिपेंड करता है। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये कॉन्फिडेंट बॉलर है। अच्छा, एक चीज मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ, 2009-10 की टीम से अगर आप कुछ इस आज की इंडियन टीम में लाना चाहें तो क्या होगा? कोई एक ऐसी चीज है जो उस वक्त की टीम से आप इस वक्त की टीम में लाना चाहें? नो सोशल मीडिया। नो सोशल मीडिया, वाह, अमेजिंग। थैंक यू सो मच प्रज्ञान भाई, थैंक यू सो मच। अच्छा हाँ, जाते जाते मैं बस एक आखिरी सवाल था आपसे, अगर आप अगेन फिर वही देना चाहें, बेस्ट कैप्टन यू हैव प्लेड अंडर, कहीं बेस्ट के भी हो कैप्टन, सकते हैं, नहीं डोमेस्टिक। देखिए, देखिए ये ऐसा हो जाता है ना कि मतलब पहले जमाना होता था कि आप